रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। हर बहनों को इस त्योहार का इंतजार होता है। वही इंतजार कोमल को भी होता था जब उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन माँ के मरने के बाद ही भाई भाभी उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं और न ही उसे अपने घर बुलाते हैं। सुनिए जी, इस बार राखी पर कोमल को कहिए कि आप ही उसके घर चले जाएंगे। उसे आने की ज़रूरत नहीं है। एक सूट रखा है मैंने, बस एक ही बार पहना है, वही दे दीजिएगा, नीलम ने कहा। पर अगर वह पूछेगी तो क्या बताऊंगा उसे, राघव ने कहा। कह देना कि तेरी भाभी अपने मायके जा रही है, पर तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर यह बहाना क्यों, राघव ने कहा। आप ना ज़्यादा मत बोलिए, जितना मैंने कहा है बस उतना ही कीजिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से कोमल को मना नहीं कर पाते थे, पर अब तो मम्मी जी भी नहीं रहीं, वह भी स्वर्ग चली गई हैं। इस बार उसके आने की कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों इतना तामझाम करना। अगर इसकी आदत इसी तरह लग गई ना तो फिर मरते दम तक सिर पर नाचेगी, नीलम ने कहा। धीरे धीरे राखी का दिन भी आ गया। राखी बीत गई और जैसा नीलम ने कहा राघव ने वैसा ही किया। लगभग 1 साल पहले की बात थी, जब कोमल हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आती तो उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार करती थी। पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसकी माँ शांति जी को गुजरे हुए, और यहाँ भैया भाभी उसके ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका होता है, पर यह तब की बात है जब शांति जी जीवित थी। एक दिन अचानक कोमल अपने भैया भाभी के यहाँ सुबह सुबह आ जाती है और भाभी ने कोमल को देखकर कहा, अरे कोमल, इतनी सुबह सुबह क्या बात है, क्यों आई है यहाँ, नीलम ने पूछा। वह भाभी, क्या है ना कि इनकी तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ गई है और डॉक्टर ने बोला है कि इनको ऑपरेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भैया को फ़ोन पर भी कहा था, कुछ पैसे ही घट रहे हैं, वह मुझे दे दें, थोड़ी जल्दी है, इसलिए खुद ही चली आई। कोमल ने कहा, क्या यहाँ कोई बैंक है जहाँ पैसे मिलते हैं? जाओ और बैंक में लोन के लिए कोशिश करो, नीलम ने अपनी ननद कोमल से कहा। पर भाभी, उसमें तो देर लगेगी ना, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास, मैं भैया से कर्जे के तौर पर ले रही हूँ, एक बार नाहर ठीक हो जाए मैं सारे पैसे लौटा दूंगी आपको, कोमल ने अपनी भाभी से कहा। दोनों की बातें सुनकर शांति जी वहाँ आ जाती हैं और फिर राघव को भी बुलाया जाता है। शांति जी कहती हैं, बेटा, क्या इसने तुझसे फ़ोन पर पैसों की बात की थी? हाँ मम्मी, की तो थी, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं, पर यह माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पैसे वैसे नहीं हैं, राघव ने गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करती हूँ। मेरे पास मेरे कुछ गहने पड़े हैं, इसको मैं पहनती नहीं हूँ, जिन्हें बेचकर अभी तेरा काम निकल जाएगा। अभी दामाद जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, शांति जी ने कहा। क्या कहा आपने माँ जी? आप अपने गहने इन्हें देंगी? आप यहाँ बेटे के सीने पर बैठकर मूंग दल रही हैं और गहने देंगी बेटी को? वाह मम्मी जी, वाह, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर आपने ऐसा फिर भी किया
तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ ही। नीलम ने अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा, अब इस उम्र में बेचारी शांति जी और कहाँ जाती। वह चाह कर भी आगे कुछ नहीं कह पाती, उल्टा उनके गहने पर नीलम ने कब्जा कर लिया। उस दिन तो कोमल चली गई, पर वह अपने दिन को हमेशा याद रखेगी। दिन धीरे धीरे बीतते गए और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। इसी बीच शांति जी भी चल बसी। शांति जी की वजह से कोमल उस घर में आती थी, फिर उसका आना भी लगभग धीरे धीरे बंद सा हो गया। उसके भैया भाभी का वह बर्ताव वह चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। फिर उसे अपने भैया भाभी के एक और राज का पता चलता है। दरअसल हुआ यह कि एक दिन कोमल बाजार गई, तभी उसे उसके मायके की पड़ोसन से मुलाकात हो गई और ढेर सारी बातें हुई। बातों ही बातों में वह उसे बताती है कि उसकी भाभी उसकी माँ को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई, उसके एक दिन पहले उनके घर से रोने की काफ़ी आवाज़ भी आई थी और अगली सुबह उनके मरने की खबर मिली। कोमल को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि माँ को इन्होंने ही कुछ किया होगा, तभी माँ इतनी जल्दी मरी। अब उसने ठान लिया इसकी गहराई की तह तक जाएगी। फिर एक दिन राघव को एक कॉल आती है, जहाँ उसे कोई बताता है कि उसकी माँ के नाम से एक ज़मीन है जिसे वह बेचना चाहती थी। सारे कागजात भी पूरे हो गए थे, पर एक कागजात पर दस्तखत रह गए थे और उनके मरने की खबर मिली। दस्तखत के बिना वह ज़मीन नहीं बिकेगी। अब हमें पता चला कि उन्होंने इस ज़मीन के कागजात की नामिनी में अपनी बेटी को रखा था, तो उसके दस्तखत करने से भी चलेगा। राघव और नीलम तो हैरान ही हो जाते हैं कि माँ ने एक ज़मीन भी थी जिसको उन्होंने बेचने के लिए भी रखा था, और तो और नामिनी भी कोमल को बनाया। उनका खून खौलने लगा, पर अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने फिर से उस आदमी से पूछा, कितने में बिकी है वह ज़मीन। उस आदमी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए। इतने रुपए सुनकर तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। पर अब समस्या यह थी कि कोमल इसकी नामिनी थी। फिर क्या था? कोमल को फ़ोन लगाया गया। क्या बात है, कोमल अपने भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज़ हो? वह सब गिले शिकवे छोड़ो और हमें माफ़ कर दो। उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे, इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की, तो वह माँ के इलाज में ही लगाने वाले थे, इसलिए उन्हें देने से रोका था तुझसे। इसलिए उस वक्त बताया नहीं कि अब जब माँ ही नहीं रही तो छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दरअसल माँ को कैंसर था और उनके इलाज में काफ़ी खर्च भी हो रहा था, जिसे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू चिंता ना करे, और माँ को भी इस बारे में पता नहीं था, वरना वह पहले ही हिम्मत हार जाती। राघव ने अपनी बहन कोमल से कहा। फिर नीलम झट से फ़ोन लेकर कहती है, कोमल अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपने भैया भाभी से मिलने आ जाओ, कुछ दिनों के लिए ही सही। हाँ भाभी, मैं कल ही आती हूँ। मैं भी कितना तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। मैं कितना गलत समझती थी आप लोगों को, पर आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे हुए थे। अगले दिन कोमल अपने घर आ जाती है। काफ़ी देर तक बातचीत के बाद राघव कहता है, यह ले बहन, इस पर साइन कर दे। कोमल ने चौंकते हुए कहा, यह क्या है भैया? कोमल ने कहा,
यह इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। यहाँ जो भी है हम दोनों का है। राघव ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ आपका है, मेरा नहीं। मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया, मम्मी की कोई ज़मीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए, तभी वह ज़मीन बिकेगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। भैया मैं साइन कर दूँगी, पर यह सब मुझे नहीं चाहिए। माँ के इलाज के लिए काफ़ी खर्च हो गया आप लोगों का, इसलिए मुझे यह घर में आधा हिस्सा नहीं चाहिए। यह सब आप ही रख लेना, कोमल ने अपने भाई से कहा। राघव और नीलम के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। वह कोमल को छोड़ दोनों अपने अपने कमरे में गए और ठहाका लगाकर हंसने लगे। इसे कहते हैं भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और उनकी सारी जायदाद भी हमें आसानी से मिल गई। छुपकर जिस बेटी के नाम ज़मीन खरीदी थी, आज उसी बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना कोमल को मनाना पड़ेगा, पर यह बेवकूफ़ अपने माँ के कातिलों को ही उनका हमदर्द समझ रही है। नीलम ने कहा, मानना पड़ेगा नीलम, काफ़ी शातिर दिमाग है तुम्हारा। तुमने जो किया वह कोई कर ही नहीं सकता। मैंने क्या ऐसा किया? माँ को कैंसर था, यह दिमाग अच्छा लगाया तुमने। राघव ने कहा, हाँ पर मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी यह पता नहीं था। लोग तो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है। यहाँ तो बस 2 दिनों की ही भूखी थी मम्मी जी। नीलम ने कहा, चलो हमने माँ को मुक्ति दिलाई। उम्र तो हो गई थी, ऊपर से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गठिया, न जाने कितनी बीमारियों से घिरी थी। उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी मिल गई। राघव ने कहा, चलो चलो बाहर, अब इस डायन को अभी पटा कर रखते हैं। एक बार यह भी शाइन कर दे, फिर इसको भी इस तरह से अलविदा कहेंगे कि यह कभी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। तब कोमल कहती है, भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है, उनको आने में आधे घंटे लग जाएंगे। मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप लोग देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, राघव ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर कोमल साइन करती है। आगे वह आदमी कहता है, जिससे कोमल ने कुछ करने को कहा था, कोमल जी आपने अपनी जगह जिसे नामनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर कोमल राघव की ओर देखकर कहती है, लो भैया आप भी साइन कर दो। राघव तो 1 करोड़ की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। वह इतना खुश था कि न आव देखता है न ताव, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वह वकील कहता है, यह काम तो पूरा हो गया, बाकी के काम भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। यह कहकर वकील चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं भी अपने घर चलती हूँ। भाभी आपसे एक ज़रूरी काम था, कोमल ने कहा। हाँ कोमल कहो, नीलम ने कहा। आप लोग ही अब मेरा मायका हो। माँ के जाने से एक गलत फहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर जब वह गलत फहमी ही अब नहीं रही तो मेरे यहाँ आने में कोई
पाबंदी नहीं है। यहाँ इस घर के हर एक कोने में मेरी माँ की यादें हैं। आपसे बस एक विनती है, माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी तो माँ के कमरे में ही रहूँगी। कोमल ने कहा तो चिढ़ते हुए नीलम ने कहा कि सीधे सीधे कहिए ना, अपने लिए यहाँ एक कमरे का इंतजाम कर लें। इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हैं तो फिर यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। अरे भाभी रुको ज़रा, अभी तक वह ज़मीन भैया के नाम हुई भी नहीं और आप लोग इतनी जल्दबाजी करने लगे। यह सही नहीं है। थोड़ी देर और रुक जाती, फिर अपना असली चेहरा दिखाती। मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम दोनों का यह ढोंग देखकर। मुझे तो लगा इतने समझदार तो तुम लोग हो गए ही। अच्छा ठीक है, जाओ छोड़ो, मैं यहाँ सब कुछ तुम लोगों के जिम्मे देती हूँ। और भैया एक बात कहना चाहती हूँ, दरवाज़ा खोलो। देखो मेरी राखी का तोहफा। हर बार तुम तो मुझे भाभी के पहने हुए कपड़े से ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए, पर आज तुम्हारी यह बहन तुम्हें वह तोहफा देगी जिसे चाह कर भी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो पुलिस खड़ी होती है और वह राघव और नीलम को शांति जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। यह सब क्या है कोमल? नीलम ने पूछा। भाभी, जिस तरह आप लोगों ने माँ को मारा, इतना सताया, उसके बाद भी यह पूछने की हिम्मत हो रही है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बहुत हिम्मत है आप में। भूखा रखती थी ना आप मेरी माँ को, अब दोनों रहना जेल में भूखे, तब तुम्हें शायद माँ की तकलीफ़ का पता चलेगा। और हाँ, माँ ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी। यह तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचाया और वकील को भी बोला था कि तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस भी गए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, और सबूत मैं बाद में लेकर आती हूँ। पीछे से इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र कैद ना दिलवाई तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं। यह कहकर कोमल दोनों को एक एक चाटा लगा देती है और कहती है, जाओ माँ के हत्यारों, अब जेल में बैठकर गिनते रहना 1 करोड़ रुपए। राघव और नीलम कोमल के पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगे। कोमल बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। कोमल एक चाटा फिर से लगाते हुए कहती है कि मैं माँ नहीं हूँ जो मैं बर्दाश्त करूँगी। माँ तो तुम लोगों को सज़ा दे नहीं पाई, पर मैं भी उस माँ की बेटी हूँ। जाओ सड़ो जाकर जेल में। कुछ समय तक केस चला, तब कहीं जाकर उन्हें सज़ा हुई। अब वह दोनों जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वहीं दूसरी ओर कोमल को तसल्ली हो रही थी कि उसने अपनी माँ के गुनहगारों को सज़ा दिलवा दिया है। तो दोस्तों, कोमल ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।